हमारी फर्स्ट क्लास है ये ज्योग्राफी की, और हमारा टारगेट रहेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक बेसिक कवर करेंगे, थोड़ा सा बेसिक ज्योग्राफी को, जिसमें जो है हमारा सोलर सिस्टम आएगा, ठीक है, सन, प्लैनेट्स, ठीक है, और अर्थ के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे वर्ल्ड के ऊपर, जैसे कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, ठीक है, और कॉन्टिनेंट से रिलेटेड थ्योरीज, किसने कौन सी थ्योरी दी और थ्योरी का मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। इतना पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम भी निकल जाए, और इतना कम भी नहीं पढ़ेंगे कि कुछ भी ना हो, मतलब समझ भी ना आए। तो टारगेट में ये होगा कि समझना भी है, और प्लस एग्ज़ाम भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलना है, अपने सिलेबस को साथ में रखकर। देन उसके बाद हम, जब यहाँ हम पढ़ेंगे वर्ल्ड में, तो हम यहाँ पे मैप सेक्शन को साथ में कवर करेंगे, पूरा मैप को कवर करेंगे, कि जैसे अगर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, और आपका साउथ अमेरिका को भी साथ में करेंगे, अफ्रीका को साथ में कवर करेंगे, एशिया, इन सबको जो है वो टारगेट वाइज चलेंगे कि कौन सी कंट्री न्यूज़ में है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलेंगे थोड़ा। और रिवर्स भी, डेजर्ट्स भी, ट्राइब्स भी, ट्राइब से रिलेटेड एचपी में क्वेश्चन आता ही है प्रीलिम्स में। वर्ल्ड ट्राइब ये पूछता है, या तो फिर इंडियन ट्राइब को पूछेगा या वर्ल्ड ट्राइब को पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो अरेबियन सी में, अरेबियन डेजर्ट में कौन सी ट्राइब है, ठीक है, या फिर आपका साउथ अफ्रीका में कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उसको भी वर्ल्ड में, वर्ल्ड के थोड़े बहुत क्लाइमेट्स भी देखेंगे, ठीक है, क्लाइमेट्स को भी समझेंगे कि अगर पोलर टाइप क्लाइमेट है, यानी कि ध्रुवीय टाइप अगर क्लाइमेट है, तो वो किस तरह का क्लाइमेट है, वहाँ पर क्या फीचर्स होंगे, ठीक है, टेरिस्ट्रियल है, या फिर अगर हम बात करेंगे टेम्परेट है, तो उस तरह से थोड़ा हम चलेंगे, उसको पूरा कवर अप करते हुए आज हम बेस प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद हम शुरुआत करेंगे फिर हमारी इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करने की सोच रहा हूँ, मतलब जो अभी तक मेरा है, इसमें मैं आप लोगों के, भाई सबसे पहले तो ये देखो, मैप, मैप सेक्शन जहाँ पर भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा आपको वहाँ बनाना ही बनाना है। तो इंडियन ज्योग्राफी को सबसे पहले हम जो है कि इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है, फिजिकल पूरा का पूरा एक बार ओवरव्यू करेंगे कि अच्छा इंडिया ये है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कितनी स्टेट्स हैं, कौन सी स्टेट किसके साथ बॉर्डर टच कर रही है, कितना कर रही है टच बॉर्डर, वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम हिमालयाज पे चलेंगे। तो हिमालयाज को फिर हम पूरा कवर करेंगे, हिमालयाज को सोशली, सोशली भी देखेंगे, हिमालयाज को पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली, ओरिजिन हिमालयाज का देखेंगे, ओरिजिन से रिलेटेड थ्योरीज देखेंगे कि क्या क्या थ्योरीज है ओरिजिन से रिलेटेड, कि हिमालयाज किस तरह से राइज हुए, हिमालयाज में का सिग्निफिकेंस क्या है प्रेजेंट टाइम में। और हिमालयाज की जो रिवर्स है वो हम साथ में कर लेंगे सारी की सारी, फिर हम कोई रिवर नहीं छोड़ेंगे, जैसे गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये जो रिवर सिस्टम है इसको साथ में ही कवर कर लेंगे। मतलब नॉर्थ का जो ये, अगर हम ये इंडिया मान के चले इस तरह से, तो ये वाला जो रीजन है हम एक साथ ही कवर कर देंगे पूरा। फिर उसके बाद हम प्लेन्स पे जाएंगे, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, यानी कि इंडिया, इंडो से लेकर, इंडस से लेकर पूरा का पूरा गंगा का प्लेन्स, और फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ये भी हम साथ में सारा कवर करेंगे। फिर उसके बाद दक्कन की बात करेंगे, दक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन प्लेट्यू की पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मिनरल्स, वो मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है प्रीलिम्स में, तो आता ही है कि कौन सा मिनरल कहाँ पर लोकेटेड है, लेकिन फीचर्स भी आते हैं मेंस में लिखने के लिए इसके, तो वहाँ भी टारगेट रहेगा हमारा। फिर उसके बाद फाइनल जो है हमारा नीचे का पेनिसुलर इंडिया, इस तरह से कवर करेंगे, थोड़ा कोशिश रहेगी। पेनिसुलर इंडिया में ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट दोनों को कवर करेंगे। वेस्टर्न घाट है, प्रेजेंट में वेस्टर्न घाट में क्या चैलेंज है, कोई मुझे बताएगा जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर कौन सा चैलेंज अभी जो लास्ट 2-3 साल में वहाँ पर इंपॉर्टेंट हुआ है, और ईस्टर्न घाट में कौन सा चैलेंज है, कोई बता सकता है कि चैलेंजेस रिसेंट में जो न्यूज़ में चले हैं, क्योंकि सब प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबको काफ़ी टाइम हो गया। वेस्टर्न वेस्टर्न घाट में कौन से चैलेंजेस है और ईस्टर्न घाट में कौन से चैलेंजेस है। तो वेस्टर्न घाट में जो है हमारा वो, अभी हमने देखा था कि लैंडस्लाइड हुए थे यहाँ केरला में कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले लैंडस्लाइड्स, तो इसके रिगार्डिंग फिर गडगिल और कस्तूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट्स भी आई थी। वेस्टर्न घाट्स को कहा था इको सेंसिटिव जोन है वेस्टर्न घाट, उसका पार्ट है, हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो ये खतरे में है, यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है इस वजह से, तो पूरा सिग्निफिकेंस उसका चलेंगे अच्छे से कवर अप करते हुए, ताकि कंसेप्ट जो है हमारा, जो ज्योग्राफी को भी हम करंट बेस्ड पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, ताकि क्वेश्चन करंट बेस्ड आए चाहे हमारा कंसेप्ट बेस्ड, हमारा वो क्लियर हो मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी।
देन उसके बाद हम ईस्टर्न घाट को भी ऐसे ही कवर करेंगे। ईस्टर्न घाट में इलीगल एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे लाल चंदन की जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, वो स्मगलिंग हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इको सेंसिटिव अभी यहाँ पर जो है वो जब हम रिट्रेटिंग मानसून होती है, तो मानसून वापस जाती है तो तमिलनाडु, ये कोर जो आपका कोरमंडल कोस्ट है, यहाँ पर बहुत बारिश होती है, तो फ्लड्स का केस यहाँ पर है। प्लस जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी ज्योग्राफी में हम कुछ ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जैसे वहाँ पर डैम सिस्टम है, वहाँ पर की एग्रीकल्चर है वो पूरा का पूरा रेन्स पे डिपेंड है, ऐसा क्यों है, वहाँ के रिवर स्ट्रक्चर को देखेंगे साथ में। तो ये सब हमारा टारगेट रहेगा पूरा। उसके बाद ये सब कवर करने के बाद जब हम शुरू में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, वो सारा हम साथ में कवर अप कर लेंगे। फिर हम उसके बाद इंडिया के क्लाइमेट्स पढ़ेंगे, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे इसको यहाँ पर, ठीक है। एचपी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत आते हैं क्वेश्चन एचपी में ऐसे, नॉर्थ में और साउथ में। तो साउथ में तो सबसे पहले क्लाइमेट होते ही नहीं है, वहाँ पे सीजन ही नहीं होंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे कोई सीजन नहीं होते, वहाँ दो ही सीजन होते हैं, समर और आपका रेनी सीजन, ठीक है। विंटर वहाँ पे नहीं होता, ये कवर करेंगे। फिर ईस्ट में देखेंगे और आपका वेस्ट में, यहाँ पर अगर अरावली है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और यहाँ पे जो डेजर्ट है ये डेजर्ट क्यों है, और अगर ये डेजर्ट है तो यहाँ पर और फीचर्स क्या है, जैसे ओएसीज होते हैं, OASIS, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आया है पेपर में, ये टर्म पूछी है कि ये टर्म है क्या। और अभी यहाँ से डेजर्ट से रिलेटेड गुजरात वाले जो रीजन है वहाँ से कराई कैमल, सुना है किसी नाम कराई कैमल का? ये वो कैमल्स है जो स्विम कर सकते हैं, तैरने वाले, और ये सलाइन वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये पढ़ेंगे। क्लाइमेट्स में इस तरह से कवर अप करेंगे पूरा। ईस्टर्न रीजन है तो एवरग्रीन क्यों है, वहाँ पर बारिश होती है तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, क्यों होती है, वो सिग्निफिकेंस। मानसून को पूरा पढ़ेंगे कि आपका मानसून यहाँ से आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और यहाँ पर अगर गया तो एक ब्रांच बे ऑफ, जो आपका अरेबियन ब्रांच है वो यहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल, ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ इधर वाली साइड बारिश नहीं हुई, यहाँ का रीजन पूरी की पूरी वेजिटेशन पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन होगी। जब हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो आप अपने माइंड में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने माइंड में वो जिस रीजन को हम पढ़ेंगे उस रीजन को अपने माइंड में ले आना, थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाने की, क्यों उससे एक फ़ायदा होगा कि जब हमारा हम अगर हमें क्वेश्चन हमें नहीं भी हमें कंसेप्ट याद आया तो जब हमारे को क्वेश्चन मिलेगा तो हमारी वो जो हमने इमेजिनेशन की होगी उससे वो सॉल्व हो जाएगा। और इसका ये जो अप्रोच है इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, पूरा प्रैक्टिकल फॉर्मेट में, क्योंकि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है तो इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं और अच्छे से कवर अप कर लेंगे। क्लाइमेट पूरा कवर अप इस तरह से करेंगे, वेजिटेशन भी इसमें आएगी, फ्लोरा फौना वेजिटेशन सब कुछ साथ में। हम उसके बाद इम्पॉर्टेंट एक जो, इसको हम वैसे तो एनवायरनमेंट पे भी कर सकते हैं लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको ज्योग्राफी में कवर करेंगे ताकि हमारा एनवायरनमेंट हमारा कम क्लासेस में कवर हो जाए। तो जैसे इंपॉर्टेंट चलेंगे तो स्टेट्स की अगर बात करेंगे, वैसे वो करंट अफेयर में भी कवर हो जाएगा। हम फ्लोरा और फोना मतलब वहाँ का जो इंपॉर्टेंट, जैसे वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है एनिमल्स की और प्लांट्स की, दोनों को साथ में कवर करेंगे। इस बार भी एचएस में क्वेश्चन पूछा था एक रेड पांडा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, चेतना मैम, कनिक सर। नहीं, रेड पांडा से रिलेटेड मैंने तो नहीं एक देखा। स्पीशीज का नाम था यस वो, सर। एक एक स्पीशीज का नाम था, मुझे इतना याद है, मैंने पढ़ा था पेपर। तो उसको वो उस तरीके से तो कवर करेंगे, मतलब टारगेट रहेगा कि जो वहाँ की इंपॉर्टेंट स्पीशीज है उसको वहीं पे कवर कर देंगे। नीलगिरी हिल्स, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और सारी की सारी जो रेंजेस है उनको कवर करेंगे, किसका कितनी स्टेट में एक्सपेंशन है और कितना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता, लास्ट क्वेश्चन आया था जो वेस्ट आपका विंध्याचल है उसका जो स्प्रेड है बिहार साइड में उसको क्या बोलते हैं। तो करें शुरुआत फिर क्लास की, किसी को कोई डाउट अभी तक हमारी जो प्लानिंग है उससे रिलेटेड? किसी को कोई सजेशंस? किसी को कोई सजेशंस नहीं है? तो
हिंदी में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी हम इसको ग्रुप में अपलोड कर, मैंने अभी तो नहीं किया बट मैं कर दूंगा इसको ग्रुप में अपलोड। ठीक है। और वही अभी मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो ये वाली पीडीएफ है इनको ऐसा वर्ड फाइल में ही बनाया जाए, हैंड रिटन में नहीं बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें मैप इंक्लूड करने हैं बहुत सारे। अब जैसे ये वाला सिस्टम है, ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत होगी, और यहाँ से जो है वो आई थिंक सारा क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके बीच में है, तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि ये हमारा जुपिटर है और ये हमारा मार्स, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो इससे जो है देखी चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी, तो इसलिए सोचा सोचा है मैंने कि इनको ऐसे ही बनाना है। ऐसे सही है? रूडाली मैम, शिवाती मैम, जैसे जैसे सही है सर। चलेगा ना? जैसे हाँ जी। तो इसमें ऐसा है कि आपके लिए प्रिंट आउट करने में भी ज़्यादा इशू नहीं होंगे। 22 पेजेस वैसे ही उतने ही होते हैं सिंपल, और इसमें तो पेजेस बचते ही हैं, हैंड रिटन में ज़्यादा पेजेस जाते हैं। फिर आपको इसमें नोट्स बनाने की, अपने का आप क्लास नोट्स बना सकते हो। ठीक है। जो क्विक रिवीजन के लिए जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको ऐसा मार्क कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, तो पीडीएफ में से हमें ध्यान रखना है। बाकी हो जाएगा। बाकी बिलीव, ट्रस्ट रखें, और बस साथ साथ में कवर करें। हिस्ट्री जैसा जैसा हमने हिस्ट्री को कवर किया वैसे ही हम ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। जो आज पढ़ेंगे उसको कल सबसे पहले सुना जाएगा, पूछा जाएगा, तो कम से कम रिवाइज करें। और मैंने एक प्रिंसिपल बताया था, वो था प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन, कि जो आपने अभी पढ़ा, आपके पास कल का भी पूरा दिन है, आप 1 घंटा निकाल कर उसको एक शीट पर ज़रूर लिखें कि आपने जो पढ़ा उसमें से कितना आपको याद रह गया। कल सबसे पहले क्लास में 10 मिनट क्लास में सुना जाएगा, ये टारगेट है। और ये सबको बताना भी पड़ेगा, कोई नहीं इसमें से स्किप होगा, और ना मैं किसी को स्किप होने दूंगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे वर्ल्ड की, यानी कि वर्ल्ड में हम अर्थ और यूनिवर्स, ठीक है, शुरुआत करेंगे। इसके रिगार्डिंग ना थ्योरीज है कि हमारा वर्ल्ड कैसे बना, ये मैं आपको कल करवाऊंगा। और इसमें थ्योरीज में ऐसा है कि सबसे पहले ऐसे होते हैं कि सबसे पहले एक पूरी की पूरी बॉल थी, ठीक है, फिर उसमें एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, और फिर उससे छूट कर जो है कि टूट कर जो है कि डिफरेंट प्लैनेट जो है कि स्टार्स बने। स्टार में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सन, सन जो है वो स्टार है, ध्यान रखना, सन जो है वो क्या है? स्टार। हाँ, सन स्टार है। और ये सोलर सिस्टम है हमारा। सोलर सिस्टम यानी कि सन और उसके साथ मिलकर जो परिवार जो बन रहा है, दैट इज योर सोलर सिस्टम। ये हमारा सोलर सिस्टम है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका नाम क्या है? जो गैलेक्सी है हमारी, उसका नाम है मिल्की वे। पाँच। और सन और उसकी फैमिली को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। ये विजिबल है ना सभी को स्क्रीन? जैसे तो सन और साथ में उसके साथ जो ये प्लैनेट्स हैं जो मिलकर बना रहे हैं, ठीक है, प्लैनेट्स में सन देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सन है, जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है उसको बोलते हैं हम सन, जिसकी अपनी खुद की लाइट है। जिसकी अपनी लाइट नहीं है उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, या फिर उनको प्लैनेट्स भी कहते हैं, और कुछ उसमें सैटेलाइट्स भी आती है। मेन जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, इन दोनों के लिए जो टर्म यूज होगी वो सेलेस्टियल बॉडीज होगी। अदर देन सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है कि वो बॉडीज जिनकी अपनी जो है वो लाइट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। सन की अगर हम बात करें तो मेन है, और सन फैमिली को हम सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम कहते हैं। इसमें आपके 8 प्लैनेट्स होंगे। पहले इसमें प्लूटो भी इंक्लूड था, लेकिन उसके बाद प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया, फिर इसमें 8 है। तो सबसे पहले इसमें जो है हमारे, ये देखो अगर हम कवर अप करेंगे तो सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, देन हमारा सैटर्न, फिर यूरेनस, और फिर नेपच्यून। और उसके बाद नेपच्यून के बाद बहुत दूर जैसे होगा वो होगा प्लूटो, उसको अलग कर दिया है। सिम लास्ट, ये यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन यहाँ से आ रखा है कि जो आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यह बेल्ट हम आगे कवर अप करेंगे कि ये किसके बीच में है। तो याद रखना ये हमारा मार्स और ये हमारा जुपिटर। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, और अर्थ जो है वो, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह। और अर्थ का ट्विन किसको कहते हैं? वीनस। प्लस। वीनस को, ठीक है। और सन हमारा ये हो गया, और जो मरकरी है उसको हम मंगल ग्रह कहते हैं। और नंबर ऑफ, कौन सी वो प्लैनेट है जिसकी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है? सैटेलाइट्स को भी हम कवर करेंगे। सैटेलाइट्स किस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा है, कोई बता सकता है? सैटर्न। सैटर्न की। और सैटर्न के बाद जुपिटर। वैसे ये नंबर वेरी करता रहता है क्योंकि रिसेंटली होता है कि कोई सैटेलाइट हमें डिस्कवर हो जाती है, तो उस तरह से। और
सन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम के लिए भी और मेंस के लिए भी। क्यों? क्योंकि हमने लॉन्च किया है सन को मिशन। क्या है उस मिशन का नाम? आदित्य। आदित्य। L1 L1 L1। आदित्य एल वन। L1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य एल वन मिशन है जो इंडिया ने लॉन्च किया है सन के लिए। तो मैम ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर हम बात करें सन की, तो सन क्या है? वो स्टार है, इट्स सेल्फ अ स्टार, ठीक है। और ये हमारा सेंटर है, सारे के सारे प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड घूमते हैं। फंडामेंटल है सन, हमें हीट प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करता है और एनर्जी। सन के बिना अर्थ में जो है कि लाइफ सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सनलाइट से बनता है फूड। प्लांट्स बनाते हैं सनलाइट से फूड, और उस प्रोसेस का नाम क्या है? फूड बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। विश्लेषण। फोटोसिंथेसिस। और हिंदी में क्या है? प्रकाश विश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लांट्स के पास वो कौन सा पिगमेंट होता है, या फिर वो कहते हैं उससे जिससे वो बना सकते हैं फूड? क्लोरो फ्लोरोकार्बन। क्लोरोफिल। फ्लोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आदित्य एल वन क्लियर रहेगा। आपको पेन कलर चेंज करना पड़ेगा ना? और अगर हम सन की बात करें, तो सन में एनर्जी का सोर्स किस तरह से है? तो दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, जो आपका एनर्जी का सोर्स है। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, इस प्रोसेस को बोलते हैं। मतलब जब दो हाइड्रोजन, जैसे मान लो आपका ये हाइड्रोजन हो गया आपके, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर, ठीक है, जब हीलियम बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइड में क्वेश्चन प्रीलिम में आ रखा है सन में, ठीक है। उसके बाद जब ये अगर हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन होता है, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन ब्रेक होकर दो नेगेटिव में बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय, और फ्यूजन खंडन भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, या विभाजन। ये इंपॉर्टेंट है। और ये टर्म्स है जो क्वेश्चन में, मतलब पेपर में पूछ, प्रीलिम में भी आती है, और मेंस में तो खैर डेफिनेटली पूछेगा ही वो ओवरऑल बनाकर। और हाइड्रोजन और हीलियम के बाद अगर हम बात करें, तो सन में अदर एलिमेंट्स में कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और अदर हैवियर एलिमेंट्स लाइक आयरन भी है। ये हो गया। अब बात करते हैं सन के स्ट्रक्चर की, कि सन दिखता कैसा है। तो सन कुछ इस तरह से दिखता है। ये मैंने स्पेशल इसीलिए ही सोचा है कि पीडीएफ फॉर्मेट में बनाना है, ताकि अच्छे से हम इसको क्लियर करें। तो ये जो सबसे अंदर वाला रीजन है, ठीक है, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये है कोर। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा गर्म रीजन ये होता है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर बहुत गर्म रीजन है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट वाला रीजन जो है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव जोन। ये है आपका रेडियो एक्टिव जोन। जैसे ऐसा होता है कि जब अर्थ गर्म होती है, तो हम देखते हैं कि वो एयर भी गर्म होने लगती है। तो सेम ऐसे ही है कि अगर ये वाला रीजन गर्म है, तो इसके साथ यहाँ से जो है कि वो आपका हीट ट्रांसफर होती है, रेडियो एक्टिव जोन में जाती है। फिर उसके बाद ये कन्वेक्टिव जोन है। रेडियो एक्टिव जोन जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके बाद ये रेज जो है वो बाहर स्प्रेड होती है, तो ये कन्वेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद ये लास्ट में जो है वो यहाँ पे ट्रांजिशन जोन होगा, और फिर ये कोरोना। और जो आदित्य एल वन है, वो इस कोरोना को स्टडी करने गया है। और कोरोना से रिलेटेड अभी न्यूज़ में भी है एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट। वो क्या है? वेरिएंट। कोविड-19। कोविड-19 का कोरोना वायरस रखा था ना उसका नाम, तो उसका जो वो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर था, इस तरह से। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है वो हमें सन के अराउंड में दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर सन को बनाएं, अगर हम ये सन बनाते हैं यहाँ पे, तो इसके अराउंड में जो ये स्ट्रक्चर है, ऐसे 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 ऐसा करके बनता है वो, जिसको हम जो है कि वो कोरोना बोलते हैं। उसके बाद सन का हम अगर इन इन जो ये जो सन की लेयर्स है, हम इनको स्टडी करें, ठीक है, तो सबसे पहले कोर, यानी कि आपका बेस रीजन। ये इनर मोस्ट रीजन है, सबसे अंदर वाला रीजन है सन का। यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन,
रेडियो एक्टिव जोन यानी कि जो आपका कोर है उसके साथ वाला रीजन, ठीक है, उसके सराउंडिंग रीजन, तो जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव जोन। जब एनर्जी जो कोर से जो एनर्जी निकल रही है, यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है वो रेडियो एक्टिव जोन को बहुत गर्म कर रही है, ठीक है। तो उसके साथ वाला रीजन है, ट्रांसपोर्ट होगी उधर को एनर्जी, तो वो भी गर्म हो जाएगा। कन्विक्टिव जोन उसके बाद होगा, कन्विक्टिव जोन ये रेडिएक्टिव जोन के बाद होता है, और ये लेयर्स जो है वो पेपर में आती है, ध्यान रखना। उसके बाद कन्विक्टिव जोन के बाद होता है फोटोस्फीयर। फोटो मतलब यानी कि फोटो और स्फीयर, एक स्फीयर मतलब लेयर, फोटो मतलब देखने वाली, जो दिख जाए। तो जो सन की लेयर हमें बाहर दिखाई देती है, दैट इज योर फोटोस्फीयर, यानी कि विजिबल पार्ट, ये हमें दिखाई दे रहा है। जो सन की रेज हमें दिखाई देती है उसको बोलते हैं हम फोटोस्फीयर। उसके बाद है क्रोमोस्फीयर। फोटोस्फीयर के बाहर होती है ये क्रोमोस्फीयर, और ये एक तरह से आउटर लेयर में कंसीडर की जाती है। और ये रेडिश पिंक यानी क्रोमोस्फीयर जो है वो जब हमारा रेडिश पिंक रिंग फॉर्म करती है, शायद आपने देखा भी होगा रेडिश पिंक इस तरह से। ये जो लास्ट रेडिश पिंक बन रहा है ना यहाँ पर, ये तो ब्लैक हो गया इस कलर की वजह से, बट ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये इस उसमें, तो ये है हमारी क्रोमोस्फीयर। उसके बाद एक ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, बिटवीन क्रोमोस्फीयर एंड द आउटर एटमोस्फेयर, जिसको हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। और मतलब ये जैसे हमारा ये अगर हमारी क्रोमोस्फीयर है तो इसके बीच में ये ट्रांजिशन जोन हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमारी फिर ये कोरोना हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारा जो आदित्य L1 है वो यहीं पर गया है, और यहाँ पर जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, कोरोना पे भी कहा जाता है कि बहुत टेम्परेचर है, तो उस तरह से हम इसको कवर अप करेंगे। और हमने ये पूरी की पूरी लेयर्स पढ़ी। तो सबसे पहले कौन सी लेयर है, मेरे साथ बोलो, कोर। बताओ, कोर है ना और सबसे पहले। देन हाँ उसके जी। बाद yes, देन उसके बाद रेडिएटिव जोन, रेडियो एक्टिव, फिर कन्विक्टिव, फिर फोटोस्फियर, कन्वेक्टिव, फोटोस्फीयर, chromosphere फिर क्रोमोस्फियर, corona क्रोमोस्फियर, ट्रांजिशन chromosphere और जोन, फिर जोन। कोरोना। अगर हम इसको हिंदी में भी साथ में देखें, ठीक है, तो ये हमारा सोर मैंने आपको क्लियर कर दिया। हिंदी में थोड़ा सा ये है कोर, ठीक है, जो सबसे भीतरी है, फिर विकर्ण क्षेत्र, फिर संवहन क्षेत्र, फिर हम प्रकाश मंडल, फिर क्रोमोस्फियर, क्रोमोस्फियर हिंदी में भी क्रोमोस्फियर होगा। देन उसके बाद संक्रमण क्षेत्र, ठीक है, यानी कि आपका ट्रांजिशन जोन, फिर आपका आ गया कोर। कोरोना, corona ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट जो टर्म है, ये मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है पेपर को, उसके उसके बिहाफ पर ये बनाई, ये टर्म्स है जो सन से रिलेटेड है, मतलब सन से बहुत रिलेट करती है। सबसे पहला तो है सनस्पॉट। सनस्पॉट न्यूज़ में भी रहते हैं काफ़ी, और ये पेपर में पूछी जाती है कि ये सनस्पॉट आखिर में है क्या। और पूछेगा पता है कैसे इसको, वो पूछेगा इसको कि जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी या फिर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सन स्पॉट का मतलब क्या हुआ कि डार्क रीजन। हम देखते हैं ना सन में, जब हम कभी सन को देखेंगे तो डार्क डार्क रीजन दिखाई देता है, किसी ने ऑब्जर्व किया। जैसे अगर बीच में ये सन है तो यहाँ पर ऐसे छोटा 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 डार्क डार्क रीजन दिखाई देगा। तो ये जो डार्क रीजन है, ये यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से इसे जो है वो यहाँ पर ये स्पॉट्स जो है वो अपीयर होते हैं, और इनको बोलते हैं सन स्पॉट। सोलर फ्लेयर्स, फ्लेयर्स क्या होती हैं, एनर्जी ब्रस्ट, जो सन से जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज योर सोलर फ्लेयर्स। इन शॉर्ट, जो होता है ना कि इंटेंस ऑफ द एकदम, जैसे ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होके वो निकलता है ना एकदम रेडिश रेडिश सा, और वो कुछ धुआं निकलता है तो वो एकदम ब्लास्ट होके आग जैसी निकलती है, दैट इज योर सोलर फ्लेयर। उसके बाद सोलर विंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली टर्म इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये क्या होता है, हॉट विंड्स और गैसेस का वो बाउल जैसा बनता है, वो होती है ये सोलर विंड्स। हमें पता है सोलर विंड्स, तो पता है जो सन से जो विंड्स जो है वो आ रही है, उनको हम सोलर विंड्स कहते हैं। और स्टीम चार्ज पार्टिकल होते हैं इसमें बहुत, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं। सोलर विंड में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इफेक्ट करते हैं, जिसमें नॉर्थ रिलीज नॉर्थ या आपका नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स ये बनती है। ये इन विंड्स की वजह से बनती है, सोलर विंड्स की वजह, नॉर्दर्न लाइट और साउथर्न लाइट। ये फिनोमेनन है, जब हम आगे थोड़ा जाएंगे तब हम इसको कवर करेंगे। सन क्लियर हो गया सभी को? यस सर।
रुडाली मैम, शिवाती मैम, कोई डाउट? नो नो सर। सर। क्लियर? जी सर। कनिक सर क्लियर? सचिन सर क्लियर? यस सर। अब चलते हैं सर ये करवा दो, ये जो आपने अभी बताया ना, ये सन स्पॉट वगैरह सोलर, ये कर दो रिपीट। ये पूरी सर ऊपर से नीचे तक, ये सन कोरोना स्पॉट्स। वगैरह। हाँ जी सर, सारे। सन स्पॉट्स कुछ नहीं होते, देखो सन नहीं स्पॉट्स। सर, नहीं सर, पूरा ऊपर से लेके जितनी भी लेयर्स बताई ना ये आपने, कोर वगैरह, ओके, रेडिएटिव जोन, ये सर। ठीक है। देखो कोर रीजन क्या होगा, सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी ना सन की, उसको बोलते हैं कोर। ये वाला जो रीजन हो गया, दिस इज ये रीजन, ये हो गया हमारा कोर। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर जो सबसे, अभी हमारी अर्थ कैसी है, अर्थ के इंटीरियर में अगर हम जाएंगे, अंदर अर्थ के अंदर जाएंगे, तो जितना अंदर जाएंगे उतना प्रेशर और टेम्परेचर हाई होगा। तो सेम एज इट इज सन, सन तो खुद एक, अभी सन वो तो स्टार है, उसके पास बहुत लाइट है। अर्थ तो एक छोटा सा प्लेनेट है, तो सन के पास कितनी एनर्जी होगी, तो कोर रीजन है उसमें बहुत एनर्जी होती है। फिर वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है जब नेक्स्ट स्टेज में, तो उसको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव जोन। यहाँ पर रेडिएशन होंगी सन की, इसलिए इसका नाम रेडियो एक्टिव बना है। ठीक है, यहाँ पर सन की रेडिएशन, जो वो एनर्जी अंदर है, वहां से जो रेडिएशन जनरेट हुई, वो हमारी आती है रेडियो एक्टिव जोन में। उसके बाद कन्विक्टिव जोन, कि वो रेडिएशन जब दूसरी लेयर के साथ, दूसरी लेयर को भी गर्म कर रही है, तो वो हो गया हमारा कन्विक्टिव जोन। फिर फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर वो पार्ट, वो लेयर है जो हमें विजिबल होती है। अगर हम सन को देखेंगे तो जो पार्ट हमें विजिबल होता है उसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर, ये विजिबल पार्ट है सन का। यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर के बाद जो होती है वो क्रोमोस्फीयर होती है, और ये सन की लेयर है जो यहाँ से जो है वो सन की आउटर लेयर शुरू होती है, जो आउटर लेयर्स है। ठीक है, और ड्यूरिंग सोलर स्लिप, सोलर स्लिप में अगर हम बात करें, तो ये जो लेयर है क्रोमोस्फीयर, रेडिश पिंक रिंग बनाती है। ये भी हम क्लियर करेंगे सोलर स्लिप क्या है, ये आगे जब चलेगा तब। उसके बाद ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन क्या हो, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच में जो जोन है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। उसके बाद जो वो कोरोना, एक आउटर रिंग मैंने आपको बताया कि अगर ये आपका सन है तो इसके बाहर ये जो, यहाँ पर ये जो ऐसे ऐसे करके बनता है, दैट इज योर कोरोना, और उसके बीच में जो ये वाला रीजन है दैट इज योर ट्रांजिशन जोन। कोरोना बाहर का आउटर। ठीक है, और यहाँ के लिए हमने आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च किया है। और आदित्य L1, ये L1 L2 L3 L4 L5 ये पॉइंट्स है जहाँ पर जो है वो स्पेस में, ये पॉइंट्स है जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक बैलेंस में है। मतलब यहाँ पर जाकर जो है वो सैटेलाइट रुक सकती है। यहाँ पर ना वो अर्थ की तरफ आएगी ना वो बहुत सन की तरफ जाएगी। तो यहाँ से जो है वो स्टडी करेंगे हम सन को। सन स्पॉट्स, सन का वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वहां पर ब्लैकिश स्पॉट्स बन जाते हैं थोड़े थोड़े, हमें दिखते भी हैं वो। कई बार देखना सन को अगर ध्यान से, तो वो हल्के हल्के रेड ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर भी बनाए होंगे सन स्पॉट्स। तो ये देखो, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। सोलर फ्लेयर्स की अगर हम बात करें, एनर्जी ब्रस्ट, जो एकदम से एनर्जी निकलती है सन से। फिर उसके बाद सोलर विंड, सोलर विंड जो हवाएं सोलर से, जो सन से जो हवाएं आती है भारत की, सॉरी हमारी अर्थ की तरफ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी इफेक्ट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फिनोमेनन है नॉर्दर्न लाइट और साउथर्न लाइट्स, ये अभी हम जब आगे पढ़ेंगे इसको तो हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जब वर्ल्ड जोग्राफी में जाएंगे पूरा का पूरा, वहाँ पर ये काम आएंगे, वहाँ ये क्लियर होंगे। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये इतनी ज़्यादा है नहीं, ये बहुत हाई लेवल पर हो जाएगी, फिर वो पीएचडी करने वाला सिस्टम हो जाएगा। फिर भी हम इसको डिस्कस करें तो ये मैसिव इरप्शन है, कोरोनल मास इजेक्शंस। यहाँ से जो है कि जब एक हायर लेवल पर, पूरे मास लेवल पर जो है वो एकदम से एनर्जी रिलीज होती है। अब हम चलते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। प्लैनेट्स, तो ये हमारे प्लैनेट्स है, प्यारे प्लैनेट्स। ठीक है, और ये चार जो है इनर प्लैनेट है, मरकरी, विनस, मार्स, मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स। देन उसके बाद ये आउटर प्लैनेट्स है,
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पहले प्लूटो भी होता था लेकिन फिर प्लूटो को इन्होंने बाहर निकाल दिया। इन दोनों के बीच में कौन सी बेल्ट है यहाँ पे? एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट। और एस्ट्रॉयड बेल्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। उल्का पिंड। उसके बाद जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है। और ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनको हम गैशियस प्लैनेट बोलते हैं। ये गैसेस से बने होते हैं। ये कौन से प्लैनेट है? गैशियस। और जो ये इनर प्लैनेट्स है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम टेरिस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो है वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि टेरिस्ट्रियल फीचर्स है। अगर हम बात करें मरकरी की तो सबसे क्लोजेस्ट है सन के, यहाँ पर कोई एटमोसफेयर नहीं है। वीनस नेक्स्ट टू वीनस अर्थ के क्लोजेस्ट है, ठीक है। और इट इज अबाउट 40 किलोमीटर्स अवे, ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैसेज यहाँ पे प्रेजेंट है। अर्थ ओनली प्लैनेट जहाँ पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट है। और इम्पॉर्टेंट जो रह गया यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो है सन की आपका जो ये प्लैनेट्स की डायरेक्शन। तो कौन से वो दो प्लैनेट्स हैं जो, बाकी सब तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन वो दो प्लैनेट्स कौन से हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं? कोई बता सकता है? सब वीनस है एक, और एक एक ये है। यूरेनस शायद। हाँ। यूरेनस और एक वीनस। इनकी डायरेक्शन अगर हम बात करें तो एक वीनस आपका और दूसरा यूरेनस, ये अलग घूमते हैं। ये अलग भाई, ये अलग चलते हैं सबसे। बाकी सारे के सारे वो सन के अगेंस्ट, सन के अराउंड घूमेंगे वो सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये दोनों वो अलग डायरेक्शन में घूमते हैं। अलग डायरेक्शन मतलब इनके जो डायरेक्शन है वो अलग। एक जो फॉलो करते हैं वो क्लॉकवाइज, दूसरे फॉलो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देन उसके बाद जुपिटर। मार्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स के लिए भी हमने मिशन भी तैयार किया है। कौन सा मिशन है, क्या नाम है उस मिशन का? मंगलयान। देन जुपिटर हमारा जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है। और सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो सैटर्न के पास ज़्यादा है। बस इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन डेप्थ जाएंगे अब वो क्वेश्चंस नहीं पूछता, अब वो बंद कर दिए हैं क्वेश्चंस पूछने। तो हमें सिर्फ ओवरव्यू में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और जिस तरह से अब क्वेश्चंस बनने लगे हैं वो नया पैटर्न यही है। यूरेनस, ठीक है, वेरी कोल्ड प्लैनेट। उसके बाद नेपच्यून आउटसाइड आता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, वो भी हम एस्ट्रॉइड्स की बात करें हम, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स मैंने आपको बताया कि एस्ट्रॉइड क्या है, ये है सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है, जो कि रॉक्स और मेटल से बनी है। और ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। मार्स और जुपिटर के बीच में किससे बनी है? रॉक से और मेटल से। मेट्रॉइड्स की अगर हम बात करें तो ये एस्ट्रॉइड्स के छोटे पार्ट हो गए। जब एस्ट्रॉइड्स टूट जाएंगे, जब वो एस्ट्रॉइड्स टूटते हैं तो उसके बाद वो बनते हैं मेट्रॉइड्स। देन उसका आता है मीटोर। ये क्या होते हैं? ये जब हम देखते हैं कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं, हम काफ़ी बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वो वाला उल्का पिंड जो है वो अर्थ के तरफ आ रहा है। और अभी ऐसा भी चला है न्यूज़ में कि अभी एक और जो है वो अर्थ से टकराने वाला है। सुने हैं आपने ऐसी न्यूज़? यस सर। तो उस तरह से ये जो है, तो मेट्रॉइड्स जो हैं आपके, वो क्या करते हैं आपका, जब एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और हमें दिखते भी हैं, और हम इसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। रात में वो हमें थोड़े जलते हुए भी दिखाई देते हैं। तो दैट इज योर मेट्रोइड्स, ठीक है। और उसके बाद मेट्रॉइड्स की बात करें अगर हम, तो एस्ट्रॉयड दैट सर्वाइव्स, जो कि हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उससे पास करके सर्वाइव कर जाता है। जब कोई मेट्रॉइड्स हमारे अर्थ सरफेस में घुसा, अर्थ एटमॉस्फेयर में घुसा, फिर उसके अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद वो बाहर निकल गया, सर्वाइव कर गया, तो दैट इज योर मेट्रॉइड। कॉमेट की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉमेट सिंपल सेंस, ये ना बर्फ है, बर्फ समझ लो इसको। अब बर्फ क्या होती है? जब बर्फ को हम हीट के मतलब आग के पास ले जाएं या एनर्जी के पास लेकर जाएं तो वो पिघलनी शुरू हो जाती है। तो कॉमेट भी क्या होता है? जब सन के क्लोज आने लगेंगे तो वो पिघलने शुरू होंगे। तो पिघल कर जो उनकी टेल है वो गैशियस बननी शुरू हो जाएगी, तो हमें फिर वो टेल फॉर्म में दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारा
इसको हम इस तरह से बनाए कि ये बहुत बड़ा कॉमेट है, ठीक है, और ये इसकी ऐसे टेल हो गई। अभी होता क्या है कि पहले तो ये, और फिर अब इसको मान के चलो कि ये ऐसे पूरा का पूरा कॉमेट है, ठीक है। अब क्या होगा कि सन, जब ये सन के क्लोज जाएगा तो ये इस तरह से जो ये इसकी ये बर्फ है ये पिघल पिघल के शुरू होके ऐसी एक टेल सी बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम कॉमेट। ये क्लियर हुआ सभी को? और ये जो टेल होती है वो गैशियस होती है, तो इस वजह से ये फॉर्म होती है, वैसे गैस गैस बन जाती है जिसको हम, जो हमें टेल फॉर्म में दिखाई देती है, तो दैट इज योर कॉमेट। क्लियर? कॉमेट को भी हम जो है वो उसमें ही कहा जाता है। और एक छोटा खगोलीय पिंड होता है जो कि मुख्य रूप से बर्फ, चट्टान और धूल का बना होता है। डस्ट पार्टिकल होते हैं उसमें, वो डस्ट पार्टिकल जो है फिर वो गैस के साथ मिलके वहां हमें दिखाई देते हैं इस तरह से एंड में। तो ये क्लियर हुआ? धूमकेतु क्लियर? जैसे छोटा तारा, उल्का पिंड, उल्का पिंड। उल्का पिंड वो जो क्रॉस कर जाए एटमॉस्फेयर से, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्रॉस कर गए, पहले एंट्री करी फिर उसके बाद बाहर भी निकल गए, सरवाइव कर दिया, ठीक है। और उल्का जो हमारी अर्थ में एंटर होते हैं तो फिर वो जलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे चले। जैसे ये है हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट। नेक्स्ट टॉपिक, किस किस के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपको ये याद रखना है। जो जैसे टीजीटी वाले हो गए या वन डे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम में, तो वहां पर आपको ये याद रखना जरूरी है कि किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर। अभी याद कर लो। और अप्रॉक्सीमेट 2.2 टू 2.3 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की अगर हम बात करें तो 1 यूनिट, ये एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। ये ना प्रीलिम में, साइंस में, जनरल साइंस में क्वेश्चन आ सकता है ये। और 149 किलोमीटर स्क्वायर, वन वो 1000 मिलियंस में है ये। अप्रॉक्सीमेट 149 याद रखना। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो 149 की 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 149 किलोमीटर स्क्वायर, कुछ ऐसे करके मिलियंस में। और एस्ट्रॉइड्स बेल्ट की अगर हम बात करें तो ये रॉकी और मेटेलिक बॉडीज होती है, और बिटवीन किसके बीच में होती है, आपका जो है कि मार्स और जुपिटर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत सारे जो एस्ट्रॉइड्स हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सा नासा जो है कि जैसे बिनू मिशन न्यूज़ में था, ठीक है, ये जो है वो स्टडी करने के लिए था। एक राहेगू भी है, वो जापान का मिशन है। तो ये कुछ मिशंस भी हैं जो न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टडी कर रहे हैं जो है वो एस्ट्रॉइड्स को। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि एस्ट्रॉइड्स को स्टडी क्यों किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एस्ट्रॉइड धरती के ऊपर गिरता है, ठीक है, तो सबसे पहला तो अंदाजा ये लगाया जाता है कि हमारी धरती भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि धरती भी सेम वही है। यहाँ पर आपको रॉक्स भी मिलेगी और मिनरल मेटल्स भी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं फिर ये हमारी अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने में हेल्प करते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर इसीलिए क्लियर किया है। ये हमारा सन, ठीक है, मरकरी अगेन मैंशनड है, ठीक है, वीनस, फिर उसका हमारी अर्थ, देन हमारा मार्स। मार्स देखो बिल्कुल ऐसा रेड है, ठीक है। अर्थ देखो, अर्थ जिसको अगर हम वो कहें, और अर्थ के साथ हमारा ये हमारा मून भी आ गया छोटा सा बीच में, इसको भी हम कवर करेंगे। और एस्ट्रॉयड बेल्ट, मार्स एंड जुपिटर, ठीक। उसके बाद हमारा ये जुपिटर हो गया, देन हमारा फिर सैटर्न हो गया। सैटर्न के ये दो इंपॉर्टेंट है, देखो ये हमारा एक तो टाइटन के लिए भी मिशन गया है। और मुझे कल बताना है मुस्कान आपने कि टाइटन के लिए कौन सा मिशन जो है वो लॉन्च किया और किसने किया है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको बताओगे। उसके बाद यूरेनस, देन फिर कॉमेट्स। कॉमेट्स मैंने आपको, देखो कॉमेट्स ऐसे क्लियर होते हैं कि ये जब ये यहाँ से अगर हम ये पॉइंट देखेंगे तो ये वाला जो गैशियस प्लैनेट है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल होंगे, और ये क्या करता है आपका सन के प्रेजेंट, सन जब सन के उसमें आता है तो एनर्जी की वजह से ये जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और नेपच्यून, और उसके बाद ये है क्यूपिकर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, ये हमारी बियॉन्ड नेपच्यून होती है। नेपच्यून के बाद जो बेल्ट होगी वो होगी हमारी क्यूपर बेल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाहर हमारा जो है वो प्लूटो है। तो क्यूपर बेल्ट है, ये हमारा आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक बेल्ट बनी है, उसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट,
ठीक है, और बियॉन्ड नेपच्यून, नेपच्यून के बियॉन्ड है, ठीक है, और इट इज़ कंसिडर एज बाउंड्री ऑफ द सोलर सिस्टम, इसको हम अपने सिस्टम सोलर सिस्टम की बाउंड्री कंसिडर करते हैं। और ये किससे बनी होती है? आईसी बॉडीज। और यहाँ पे जो है कि वो ड्वार्फ प्लैनेट्स होंगे लाइक प्लूटो और ये अदर प्लैनेट्स। हमारे लिए प्लूटो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और क्यूपर बेल्ट के लिए जो है वो मिशन, ये न्यू हॉरिजन मिशन जो है प्लूटो को स्टडी करने के लिए, ये हम जो है वो नासा का मिशन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। ये किस कहाँ के लिए है? क्यूपर बेल्ट के लिए। और अभी बहुत सारे और भी मिशन जो है वो स्टडी करने के लिए यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। और यहाँ पर ना क्लाउड्स होते हैं। कोई बता सकता है कि वो क्लाउड्स कौन से हैं? किसी को पता है? वो एक बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। ऑर्ड्स क्लाउड्स। नेबुले तो नहीं? हाँ, उसी तरह से है। और ये ओरोड्स क्लाउड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो वो क्लाउड्स है जो हमारे गैशियस नेचर में है और आईसी है, आईसी बॉडीज है, ये हमारे क्यूपर बेल्ट में मिलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ स्टेटमेंट है ये। अब चलते हैं पी वाई क्यूज। देखो यूपीएससी सीएससी 1997। अब देखना कि यहां से आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से न्यू क्वेश्चंस बनते हैं। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीसीज ऑफ रॉक्स इन्वॉल्विंग अराउंड द सन, सन के अराउंड, अगर एस्ट्रॉयड बेल्ट है तो वो बिटवीन मार्स और जुपिटर है, लेकिन वो सन के अराउंड भी घूम रही है। बिटवीन द ऑर्बिट मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड मेट्रोइड्स, कॉमेट्स, ठीक है, मेट्रोइड्स और एस्ट्रॉयड। क्या बोलते हैं? दैट इज योर एस्ट्रॉयड्स। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये हमारा 1997 का है। किस तरह से जो है वो नेक्स्ट ईयर 1998 में क्वेश्चन बना। एस्ट्रॉयड्स आर रॉकी डेब्रीज ऑफ वेरियस साइज ऑर्बिटिंग अराउंड सन, पहला। दूसरा, मोस्ट एस्ट्रॉयड्स आर स्मॉल बट सम हैव डायमीटर्स लार्जर देन 1000 किलोमीटर्स। अभी थर्ड स्टेटमेंट, द ऑर्बिट ऑफ एस्ट्रॉयड्स लाइज बिटवीन जुपिटर एंड सैटर्न। क्या ये सही है? नो सर। शिवाती मैम, नो सर। किसके बीच में है? सर जुपिटर और मार्स। हाँ, तो अब देखो सेम एक साल का ही फर्क पड़ा, सिर्फ उन्होंने इस साल सिंपल पूछ लिया, नेक्स्ट ईयर जो है कि ट्रेंड चेंज करके स्टेटमेंट में पूछ लिया। तो मतलब क्या है कि क्वेश्चन सिर्फ इतने से ही बनेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 यूपीएससी, थोड़ा सा आगे और चलो। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी planetoids while comets are formed of frozen gases held together by rocks and metallic minerals. एस्ट्रॉइड्स क्या है? रॉकी बॉडीज है, ठीक है। प्लैनेटॉइड्स मतलब प्लैनेट का मतलब रॉक, प्लैनेट किस किस से बन रहा है? रॉक्स और मेटल से, तो ये सही हो गया। वाइल कॉमेट्स, कॉमेट्स जो है फ्रोजन गैसेज है, सही है। और जब फ्रोजन गैस है और जो किससे बन रहा है? रॉकी और मेटेलिक मटेरियल। डस्ट पार्टिकल्स मेटल्स के भी तो हो सकते हैं, वो हो गया। अभी दूसरी स्टेटमेंट है कि एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स while comets are found mostly between Venus and Mercury। ये सही है? कॉमेट्स पर्टिकुलरली कहीं मिलते नहीं है। उसके बाद कॉमेट्स शो अ, ये कॉमेट शो करते हैं एक परसिटेबल ग्लोइंग टेल व्हाइल एस्ट्रॉयड डू नॉट। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है कि कॉमेट्स जो है वो टेल बनाते हैं, और जो आपका कॉमेट्स है ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर एक बेल्ट नहीं है, इस तरह से नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हम चलते, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? सचिन सर क्लियर? यस सर। बाकी सभी को क्लियर हो गया ना? कोई डाउट? देखो क्यू पर पट्टी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी कि, ठीक है। और उसके बाद ये सारा हिंदी में बिल्कुल मैंने इसको, प्रश्न भी आपके हिंदी में आपको आराम से मिल जाएंगे। उपग्रहों पर अगर चले, सैटेलाइट्स पे चले, अर्थ को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। अब बात करते हैं सैटेलाइट्स यानी कि आपके उपग्रह।
कोई भी बॉडी अदर देन प्लैनेट्स सन के अराउंड घूम रही है, दैट इज योर सैटेलाइट। अभी सैटेलाइट्स जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, उपग्रह जिनको हम कहते हैं, ठीक है। ये दो टाइप की होती हैं। पहली एक तो नेचुरल, नेचुरल में आ गए हमारे मून्स, और अभी नेचुरल में मून भी हमारा आर्टिफिशियल मून हो रहा है। कौन बना रहा है आर्टिफिशियल मून, कोई बता सकता है? कौन सी कंट्री प्लान कर, बना भी दिया शायद उसने अभी तक, पर प्लानिंग चली थी कि हम चाइना ही अपना, होगा सर शायद। क्यों भाई चाइना ने, चाइना कैसे हो सकता, कोई और नहीं हो सकता क्या? वही होंगे सर, हाँ जी, वही है एडवांस ज्यादा। वही है एडवांस। हाँ तो चाइना है, अभी उसने अपना आर्टिफिशियल मून की प्लानिंग चल रही है। हाँ जी। जापान तो नहीं। और टू टाइप्स के होते हैं सैटेलाइट्स, एक मैन मेड और एक नेचुरल। चाइना बना रहा है वो मैन मेड है, हम भी बनाते हैं सैटेलाइट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें सैटेलाइट्स, ठीक है, और उसके बाद उनके एप्लीकेशंस पे चलें तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होंगी जो हमारी कम्युनिकेशन के लिए होती है, जैसे INS, इनसेट, GSAT, ठीक है, एडूसेट और हमसेट। ये सैटेलाइट्स है कुछ जो जियो स्टेशनरी है। जियो मतलब और स्टेशन, ये अर्थ, हमारी अर्थ के एटमोसफेयर बहुत आउटसाइड होंगी और वहां पर स्टेशन होंगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो अर्थ को ऑब्जर्व करती है, ये उसमें नाम है अर्थ के, कॉर्पेट, ठीक है, और ओशियन सेट, RI सेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं, ध्यान रखना। और उसके बाद हमारा यहाँ पर जो है वो नेविगेशन सैटेलाइट्स, तो गगन, IRNSS यानी कि नाव नेविक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में भी चले हैं ये दोनों। तो गगन और नेविक ये क्या है, हमारी नेविगेशन सैटेलाइट्स है, करंट बेस्ड अप्रोच के साथ कवर कर सकते हैं। स्पेस मिशन से MOM, ठीक है। और हमारा जो है वो गगनयान, चंद्रयान 1 2 3। जहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको लिखना है अबाउट चंद्रयान, चंद्रयान के ऊपर एक टॉपिक लिखें, राइट ए शॉर्ट क्वेश्चन लिख लो, सभी लिख लो, ये क्वेश्चन सारे के सारे लिखेंगे, शिवाती मैम, रुडाली मैम, आप भी लिखोगे। बेशक आपके पेपर में नहीं आएगा लेकिन फिर भी लिखना है, क्योंकि लिखने से क्या होगा, चीज़ें याद रहेगी। तो आपको क्या लिखना है, एक तो इससे आपका चंद्रयान पढ़ लोगे आप। तो आपको लिखना है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चंद्रयान। आप इसमें 1 2 और 3 आपकी इच्छा है, आप मेंशन भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, या डिस्कस द इम्पॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो आप यहाँ पे और सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ मून with respect to India's space mission, और ये लिखना है आपने 120 वर्ड्स में। और मुस्कान, ये क्वेश्चंस जो है अभी ग्रुप में अपलोड कर देना, ठीक है, जो हमारा क्लास वाला ग्रुप है। तो ये राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चंद्रयान, ये आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो। आपको एक नोट लिखना है इसके ऊपर, आपको वर्ड लिमिट नहीं दी जा रही इसमें, पर कोशिश करना कि वर्ड जो है वो आपके अप्रॉक्सीमेट 150 तक हो। 3 क्वेश्चंस हो गए। मैम आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, इससे क्या है, शिवाती मैम, रुडाली मैम, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। इससे क्या है आपका, हमें ना स्पेस से रिलेटेड जब आप सर्च आउट करोगे थोड़े मिशंस भी क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से मिशन है। चंद्रयान 1 2 3 इंपॉर्टेंट है, कब लॉन्च किया था, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया था? 2008 में। सेकंड? बढ़िया। और 2000 अभी रिसेंटली हुआ था। और थर्ड? 2020 थर्ड का डेट बताओ, डेट कब की थी? अभी I think, अगस्त 23 अगस्त को तो पहुंचा था, तो आई थिंक 14 जुलाई सर। जून 13। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मून के साथ, चंदा मामा। और चंदा मामा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शायरों के लिए। सारी शायरियाँ चांद पे बनी है, तो एक सिग्निफिकेंस तो पहला हो गया चांद का ये।
अर्थ नेचुरल सैटेलाइट है, और फिफ्थ लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। ये ना चेंज होते रहता है क्योंकि हमें बड़े से बड़े मून मिलते रहते हैं, इसमें वो बिल्कुल भी ऐसा वो मत करना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और अगर हम बात करें सबसे पहले जो मून स्पॉट किया था वो गैलीलियो ने किया था, और ये किया था 1609 में, और अप्रॉक्सीमेट 16 कहीं कहीं ये जो है 16010 भी दे रखी है। और फिर उसके बाद मून के लिए जो फर्स्ट मिशन था वो अपोलो मिशन था, ये नासा का मिशन था, ये आपका 1969 में। और 1969 में ही जो है वो इसरो भी बना है। डीआरडीओ कब बन रखा है, किसी को पता है? 1958। 1958। डीआरडीओ का ईयर कौन सा हो गया? और मैंने कहा भी था कि डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है, मुझे बताना है। शिवाती मैम, इसरो का चेयरमैन कौन है? शिवाती मैम, रुडाली मैम, सर सोमनाथ। एस सोमनाथ। और डीआरडीओ का कौन है? सर कनिक सर, किसका नहीं पता है। कनिक सर। सर इसरो कब बना था हमारा? 1969। इसरो 1969, ठीक है। और डीआरडीओ बना था 1958 में। और जो डीआरडीओ के जो है वो KAMAT है, मुझे यही याद रहता। SV है शायद, या SK है, कमात। SV या SK, पर लास्ट का याद रखना, KAMAT है, कमात, ये है। SV है। V है, यस सर। हाँ। तो ये नाम याद रखना अब, ठीक है, भूलना मत, अभी दोबारा कभी भी आ सकता है ये, तो पूछा जा सकता है। फर्स्ट जो मून वो जो डिस्क ऑब्जर्व किया था, जो वो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। और गैलीलियो के नाम पर ही इसका नाम रखा है, ठीक है, गैनेमेड, गायनेमेड, MEDE। और लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, आज हमारे सोलर का लार्जेस्ट मून है, इवन मरकरी से भी बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद नासाज हब्बल टेलीस्कोप, उसने भी इसके एविडेंसेस दिए हैं। अब याद रखना, हब्बल टेलीस्कोप किसका है? नासा का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज़ में चला है। हब्बल टेलीस्कोप किसका है? नासा का। और ये डिस्कवर किया था गैलीलियो ने। और गैलीलियो जो था वो इटालियन एस्ट्रोनॉमर था। और 7 जनवरी 1610। अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लूँ कि इस टाइम पे मुगल वो एम्परर कौन था, कौन बताएगा? जब ये जहांगीर था। मून डिस्कवर हुआ था। जहांगीर। शिवाती मैम, रुडाली मैम, कौन था? हमें कोई जल्दी नहीं है, हम 2 घंटे की भी क्लास कर लेंगे। मुझे पता, अब आप लोगों को आदत पड़ गई मेरे साथ बैठने की, 2-2 घंटे। सर जहांगीर सर था। जहांगीर ही था। जहांगीर ही था, जहांगीर हाँ। था। हाँ जी। अब चलते हैं मून का इम्पैक्ट ऑन अर्थ, कि मून का अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट क्या बनता है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप भी इसको समझ सकते हैं, शिवाती मैम, रुडाली मैम, ठीक है। और 14 जुलाई को हमने जो वो मिशन लॉन्च किया था मून के लिए, चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 के रिगार्डिंग मैंने आपको काम दे दिया, ठीक है। इससे हमारा करंट भी प्रिपेयर हो जाएगा, ज्योग्राफी भी करंट जो करंट के साथ लिंकअप होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मून के सिग्निफिकेंस की, मतलब इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ता है। तो सबसे पहले मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकर देन अर्थ है, अर्थ से कम है, लेकिन सन से भी कम है। टाइडल, ज्वार, ज्वार समझते हो? ज्वार, ज्वार क्लियर हो जाएगा ना। जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है ना, वो क्या करता है, सी का राइज और फॉल करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो मून के पास है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सी राइज भी करता है और फॉल भी करता है। तो यहां से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है।
और बहुत सारे पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब वो पानी जो है वो कोस्ट की तरफ आता था तो जहाज वो कोस्ट की तरफ आएंगे, फिर वो पानी जब वो बाहर कोस्ट को छोड़कर लीव करेगा तो वो क्या करेगा, जैसे मान लो अगर हमारा ये कोस्ट है, ये ओशियन हो गया और ये हमारा कोस्ट हो गया। अब ये नॉर्मल कंडीशन है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ हो गया हमारा जहाज, जहाज को बना दिया हमने जी। अब एक नॉर्मल कंडीशन है, अब जब पानी राइज करेगा सन की वजह से, ये स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड ये दो टाइड्स बनाता है, वो उसमें कवर होगा ये, कि जब राइज करेगा तो ये पानी ऐसे ऊपर जाएगा, तो फिर ये इस तरह से जो है कि जहाज भी जो है कि ऊपर जाएगा और क्लोज जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर खड़ा है ये जहाज नेक्स्ट कंडीशन में, वापसी में, फिर जब ये पानी वापस जाएगा तो ये जहाज भी वापस जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ये भी यहाँ इस तरह से, ठीक है। और साथ में ये वाटर की मूवमेंट भी करता है इक्वेटर टुवर्ड पोल्स, इक्वेटर से पोल्स की तरफ को। तो ध्यान रखना वाटर साइकिल, पानी का जो ऊपर का वो है, पूरे के पूरे ओशन में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये अर्थ गोल है तो पानी पूरा का पूरा सर्कल में घूमता रहता है, तो उसमें भी जो है कि ये जो सन मून का इम्पैक्ट पड़ता है रात को। और अदर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अदर अगर इम्पॉर्टेंट बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ मून, कि अगर मून एब्सेंट है, ठीक है, तो पोल्स पे क्या हुआ कि पोल्स जो है कि वो गर्म होंगे, ज़्यादा गर्म होंगे, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, वो पानी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब जैसे इक्वेटर से गर्म पानी जाएगा तो वो पोल्स की तरफ को जाएगा, पोल से ठंडा पानी आएगा, तो एक साइकिल बना रहता है। अगर मून नहीं होगा तो वो साइकिल नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि इक्वेटर भी ठंडा रह सकता है, और साथ में क्या होगा कि इससे जो है वो इफेक्ट पड़ेगा, आइस पिघल सकती है, तो ये भी इम्पैक्ट है। और इम्पॉर्टेंट अगर मेन बात करें तो स्टार लाइट का भी जो हमारी अर्थ पे जो लाइफ है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो रात में भी जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मुझे बता सकता है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आपके आसपास भी हो, वो रात में भी जो है वो ऑक्सीजन बना रहे हैं? सबसे पहले सर पीपल का पेड़ तो वो कैसा है। सर रुक जाओ सर, यहीं सर रुक जाओ बस। पीपल का पेड़। हाँ हाँ, एक तो हो गया, ये तो मुझे पता था आने वाला है। और कुछ बताओ। और प्लैनेट्स भी बहुत है, सॉरी प्लैनेट्स। नीम तो नहीं बनाते हैं सर, नीम। सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। हाँ, आपने जो ऑब्जर्व किया हो जनरल। सर एंथूरियम। जो मेरे घर के पास है सर, यही है कि ये है, एक नीम है, एक पीपल है, एक तुलसी का पेड़ है। ये बता सर और कोई नहीं है? यही है सर ज्यादा। देखो तो इससे ये भी क्लियर होता है कि कहाँ पे कौन सी वेजिटेशन है, हम एचपी में भी वो भी कवर कर सकते हैं अपने अपने रीजन के बारे में बताकर। क्या बताया था शीता मैम आपने? एंथूरियम। हिंदी में क्या होता है मैम? यार हिंदी। आपको पता हो मैम, अगर कोई और, रुडानी मैम, शिवाती मैम? सर पीपल का ही पता था। सर बरगद का पेड़ भी होता है ना एक, वो भी। एक नया और आ गया। रचना मैम, कोई आप बताओगे अगर कोई आपको पता हो? हाँ सर, मेरे को तो नहीं पता, बस पीपल का पता था। चील के पेड़, ये भी रात में करते हैं, ये मेरे घर के आसपास लगे हैं। और इम्पॉर्टेंट कि ये स्टडी बताती है कि जो रात के जो हम रात के जानवर हैं इंक्लूडिंग, ठीक है, जो जैसे लायन वगैरह हो गए, तो रात की चांदनी में कहते हैं कि वो भी जो है कि वो कम अटैक करते हैं, वो भी शिकार नहीं करते, तो उन्हें भी जो है ये सन जो आपकी मून लाइट है वो इफेक्ट करती है, तो वो भी रात का घना अंधेरा जिसको कहते हैं ना, वो उसी में ही शिकार करते हैं। भूत प्रेत भी जो है वो घने अंधेरे में ही आते हैं, चांदनी में बाहर नहीं आते, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस हो सकता है। बैट्स अगर बात करें, बहुत सारे बैट्स जो हैं, ठीक है, वो भी लेस एक्टिव होते हैं मून लाइट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे
ये नॉटोकर्नल एनिमल है, ठीक है, जो कि हमारे जो रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं जैसे उल्लू वगैरह, तो उनके ऊपर भी उनकी लाइफ से भी रिलेट करते हैं। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो रात को कारवांस होते थे ना आपके जैसा रेगिस्तान में, तो वो चांद और सितारों की दोस्ती, चांद सितारों के डायरेक्शन से ही चलते हैं, तो उसमें भी हेल्प करते हैं, नेविगेशन में भी हेल्प करता है एक तरह से। क्लियर? अब बात करेंगे हम टाइड्स की, यानी कि आपका ज्वार। टाइड क्या होता है कि सी वाटर का राइज और फॉल, ओशन वाटर का राइज और फॉल को हम बोलते हैं टाइड, ठीक है। और इसके कुछ रीजंस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, सन और अर्थ का, सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, और सन और मून, और साथ में रोटेशन ऑफ अर्थ, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो लिंक अप कर रहे हैं हमारा टाइड्स के साथ। रोटेशन और रिवॉल्वेशन को हम अभी जब अर्थ के ऊपर जाएंगे तब अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर हम बात करें टाइड्स में, ये बीच में आ गया यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि इसको साथ में कवर कर देते हैं। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, ये दो टाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग टाइड कब होता है? जब आपका सन, ये आपका सन हो गया, ये आपका मून और अर्थ, ये तीनों एक लाइन में है। अब देखो सन की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद मून, फिर अर्थ, उसके बाद अर्थ की होगी, फिर मून की। तो क्या होगा कि जो सन की ग्रेविटी है वो पानी अपनी तरफ खींचेगी, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। तो एक तरफ से पानी कम हो जाएगा, दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाएगा, इसको बैलेंस भी कह सकते हैं। और नीप टाइड की अगर हम बात करें, तो जब सन, और यहाँ पे ये हो गया हमारा मून, और ये हो गया हमारी अर्थ। अब देखो एक तरफ से तो सन का, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से 100% ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सब मून की साइड से उतना 100% तो नहीं होगा, लेकिन 30% होगा, मतलब 70% का टाइड होगा, 70% का टाइड बनेगा। तो यहाँ पर बनता है टाइडल ब्लज। मतलब एक तरह से अगर हम कहें कि जैसे इधर से ये वाला रीजन यहाँ से, और इस तरह से ये ब्लज बन जाता है मून की तरफ को। फुल मून और न्यू मून का इफेक्ट प्रिंसिपल यहाँ पर लगता है। जब ये टाइड्स बनते हैं तो वो हमारे ग्रहण सिस्टम होता है ना, वो बहुत वो फैक्ट करता है। सब नीप टाइड की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले तो ये राइट एंगल होते हैं, ऐसे 90 डिग्री के एंगल में होंगे जब ऐसे, तो यहाँ पर जो है वो इनको हम नीप टाइड कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद स्प्रिंग टाइड, जब वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होंगे। और अब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो है, उसको आपको बस एक ट्रिक से याद रखना, ये सैटेलाइट और अर्थ के बीच के मैटर है। जैसे आपका ये रही अर्थ, ये कलर विजिबल है सभी को? ये कलर विजिबल है ना इसमें, अर्थ के बीच में? यस सर। ये हो गई हमारी अर्थ। अभी सैटेलाइट की डायरेक्शन और सैटेलाइट का अर्थ के साथ कितना जो है वो डिस्टेंस, उसके बेसिस पर दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट आती है, एक पेरिगी और एक ओपोजी। पी से याद रखना पास, बस, और एपोजी दूर हो गया। जब सैटेलाइट अर्थ के पास होगी तो उसको बोलेंगे पेरिगी। पास याद रखना, पी, पी जो पहला वर्ड आ गया, इससे पास याद रखना कि पास में है। और एपोजी जब दूर होगी, जब दूर होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? कनिक सर। कम होगा सर। मैंने कहा था कि 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ कर आना, कहा था ना, सबको याद है? तो जब सैटेलाइट दूर होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कम होगा। जब सैटेलाइट पास होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। ये क्लियर हो गया पेरिगी और अपोजी का? किसी को नहीं समझ आया हो? तो फिर से समझा दो मेरे को। मैम देखो, सिंपल साइंस में बहुत क्लियर से, बहुत 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 ज़्यादा आसान उसमें समझे अगर हम इसको। ये दो टर्म्स है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, एक पेरिगी और एक अपोजी।
ये क्या है कि सैटेलाइट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस को समझने के लिए कि जब जो है वो सैटेलाइट, फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ है और अगर यहाँ से जब सैटेलाइट इतनी दूर है, ये हमारी सैटेलाइट, तो जब ये दूर है तब हम इसको बोलेंगे ओपोजी। लेकिन मान लो अगर हमारी ये अर्थ है और जब ये सैटेलाइट ऐसे घूम कर अर्थ के पास पहुंच गई, यहां पर आ गई, तो पास हो गई, तो इसको बोलेंगे हम पेरिगी। सैटेलाइट क्या करती है, मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड घूमता है। ये होगी हमारी अर्थ। ठीक है, अब हम मून को बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये थोड़ा पास बन गया। मून को थोड़ा अलग पेन से बनाते हैं। हम अपने चांद को काला बनाएंगे। ये हो गया हमारा मून। अब जब ये दूर है तो ये हो गया अपोजी। लेकिन अब जब जैसे ये घूमेगा, अर्थ के अराउंड घूमता है ना मून, तो ये घूमता घूमता जैसे जैसे पास पहुंचता जाएगा, तो उसको बोलते हैं, जो पास पहुंच गया, जब पास आ रहा है तो उसको बोलते हैं अब पेरिगी। अब क्लियर हो गया। फिर ये यहां से घूमकर थोड़ा सा पास से होकर फिर से निकल के दूर पहुंच गया, तो उसको बोलेंगे अपोजी। क्लियर? यस सर। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम चलते हैं अर्थ के ऊपर। सबसे पहले तो बताओ ये कैसा लगा। क्लियर हुआ? एक मिनट, मैं दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ अपने आप को साथ में, फिर थोड़ा और अच्छे से पता चल जाएगा। ये क्लियर हुआ सभी को? यहाँ से अर्थ का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सभी को? तो जी सर। ये है हमारी प्यारी अर्थ। अब बताओ हमारा भारत कहाँ पे है? जी बोल। साइड में। साइड में? किसने कर दिया साइड में? साइड में किसने किया? ये जो पिक्चर है उसमें। ये मेरी तो रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की इसने। वैसे ये क्लियर विजिबल है ना ये? यस सर। इसमें 10 ही लोग जो जुड़ सकते हैं हमारी क्लास में, ध्यान रखना। आज तो जुड़ ही नहीं रहे। तो अगर स्क्रीन चली जाए तो मुझे बता देना। तो ये हमारी प्यारी अर्थ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसमें कवर किया, देखो ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये मैंने कोशिश करी थी। ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। ये अफ्रीका। ये कौन सा सी है? ऐसे नहीं बताएगा कोई नहीं। कनिक सर? मेडिटेरियन की ब्लैक सी, पता नहीं। ये हमारा हो गया मेडिटेरियन सी। ये कौन सा है? कौन बताएगा इसको? तो ब्लैक सी है ये वाला। ये हो गया हमारा ब्लैक सी। इसको हमने ब्लैक सी ही लिख दिया। ठीक है। और अब मुझे बताओ कि ये वाला कौन सा है? रुको, मुस्कान नहीं बताएगी। रचना मैम आप बताओगे? नहीं, मुझे नहीं पता सर अभी। चेतना मैम? कैस्पियन। हाँ जी। ये कौन सा जी है? रेड सी। ये हो गया हमारा रेड सी। ठीक है, ये हमारा इंडियन ओशियन। ये हमारी बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी,
और ये पर्शियन गल्फ, यहाँ से ये वाला, ठीक है, पूरा का पूरा। अभी ये इसको मेरा यहाँ पर बताने का जो मेन टारगेट था वो ये कि अर्थ से मतलब मैंने सोचा कि पहले अर्थ को एक बार पूरा का पूरा देख लेते हैं कि अर्थ है कैसी। तो यहाँ से तो आई थिंक सबको याद रह जाएगा कि अर्थ एक बाहर से नीली दिखाई देती है। ये हमारा इंडिया। और किसी को ये इसमें वो तो नहीं दिख रहा, उसमें क्लियर दिख रहा है ना अगर आपको, तो मुझे ये दिखे हिमालय उठे हुए, ये राइज क्यों है, हिमालयस दिखे? तो इतने क्लियर नहीं दिख रहे हैं वैसे, बट अभी क्लियर हुआ? तो इस तरह से दिखता है हमारा जो अर्थ है वो बाहर से। ये नीचे को ऑस्ट्रेलिया यहाँ जैसे ही देखो थोड़ा सा, और इस बिल्कुल सेम ऐसे ही आइलैंड टाइप में रिया देखो, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, पानी के ऊपर है। ये हमारा आर्टिक, आइस जमी है, तो आर्टिक को ओशियन कहते हैं। देखो ओशियन के ऊपर आइस जमी है, ये कंसेप्ट मैंने आपका यहीं से क्लियर कर दिया कि जो आपका एंटार्क्टिक है वो है कॉन्टिनेंट, लेकिन जो आर्टिक है वो है ओशियन। ओशियन के ऊपर आइस जम रखी है। ये हो गया हमारा रशिया, और यहाँ पर ये हमारा यूरोप। और वो थोड़ा अपना उसके साथ बनती नहीं है आजकल, यूएसए के साथ, तो उसको मैंने साइड में कर दिया है। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ ओनली प्लैनेट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है। क्यों है अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट, मुझे बताओ। क्योंकि सन जी ऑप्शनल वाले बताएंगे, और वो ऐसे नहीं बताएंगे, लेयर्स के साथ बताएंगे। वो 3 लेयर्स मिलकर एक बनाती है ना बायोस्फीयर, वो 3 लेयर्स के नाम क्या है? एक तो होगी ट्रोपोस्फियर, लिथोस्फियर, एटमोस्फियर, और ये हो गया आपका जो ये वाला है ये है बायोस्फीयर। मतलब अर्थ पे क्या है वो लाइफ एग्जिस्ट हो सकता है। सर ट्रोपोस्फेयर थोड़ी ना होगा, हाइड्रोस्फेयर नहीं होगा? हाँ हाइड्रोस्फीयर, सॉरी हाइड्रोस्फीयर। ये लिथो भी, वो लिथो भी हो सकता है उसमें कवर। अर्थ ओनली प्लैनेट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट है, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, और डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सिस्टम एंड लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो इनर हमारे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे, कौन कौन से प्लैनेट थे जो टेरेस्ट्रियल थे इनर वाले? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अर्थ, मार्स। उसमें ये सबसे बड़ा है। मैंने बताया था आपको 149 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेट। ये इंक्रीज भी होता है, इंक्रीज होगा कब वो भी मैं आपको बताऊंगा, डिक्रीज होगा कब वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ओल्ड है। अर्थ की एज कितने है वो 4.5 बिलियन ओल्ड है, ठीक है। और अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व और आपका रोटेट भी हम आगे कवर करेंगे। 365 और उसके बाद 25 डेज, 365.25, जिसको हम अर्थ ईयर कहते हैं। और अर्थ की अगर हम बात करें तो ओनली 3% ऑफ फ्रेश वाटर है, और बाकी 90% क्या है वो सॉल्टी है। 71% जो एरिया है वो अर्थ का वो पानी से ढका हुआ है। 29% पे जो है कि ओनली लैंड है, जिसके ऊपर हमारे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट आते हैं मेनली। अर्थ की लेयर्स की अगर हम बात करें, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर और आइनोस्फियर। किसको वो वाला जो हमने एक डायग्राम किया था वो किसको याद है, किसको याद आया? लेयर्स को याद करते हुए सबसे पहले ये पूछता है क्वेश्चन। अगर हम सबसे नीचे बात करेंगे तो लिथोस्फियर, देन उसके बाद ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस, जब ओजोन को पढ़ा था हमने, स्ट्रेटो, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर आइनोस्फियर। ये लेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखें। इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है पेपर में, मैम आप लोगों को भी आ सकता है ये।
अर्थ के साइज की अगर हम बात करें तो जियर्ड शेप, यानी कि कुछ इस तरह से। ये थोड़ी सी पूरी गोल नहीं है अर्थ, और स्लाइटली पोल्स की तरफ झुकी हुई है। एक ब्लज जो है वो फॉर्म्ड करती है अर्थ, ये ध्यान रखना। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री ढूंढ रहा था, उसमें ना अर्थ की पूरी वो वीडियो जो है वो क्लास में चलाई जाएगी, फिर तो उससे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, फिर वो हमेशा याद रह जाएगा कि अच्छा अर्थ इस तरह से घूम रही है, और ये जो है वो ब्लज इस तरह का है। मैं इसको ढूंढ रहा था, डिस्कवरी पे इजीली मिल जाएगी, कल तक ढूंढ दूंगा। मोशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अर्थ यानी कि जो अर्थ घूम रही है, ठीक है, उसमें जो मोशंस लगते हैं वो दो मोशंस हैं, रोटेशन और रिवॉल्वेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके घूमने से होता क्या है वो पेपर में आता है। रोटेट करती है जब अर्थ, रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। मान लो ये है सन, और अब हम चलेंगे इसको घुमाएंगे, अर्थ को घुमाएंगे सन के अराउंड। अब ये रही अर्थ, तो जब ये अर्थ अपने एक्सिस पर यहीं यहीं घूम रही है तो इसको कहते हैं हम रोटेशन, ठीक है। लेकिन ये जो घूम रही है ये ऐसे घूमते घूमते सन के अराउंड भी घूमती है, तो इसको बोलते हैं रिवॉल्वेशन, कि ये सन के अराउंड घूम रही है। अगर हम इनको हिंदी में बात करें तो ये पृथ्वी, ठीक है, गतियां जो है पृथ्वी की, उसके बाद अगर हम बात करें रोटेशन, क्लियर हो गया ना रोटेशन क्या होती है? जब यस अर्थ सर। अपने एक्सिस पर रोटेट करे। रुडाली मैम, शिवाती मैम, क्लियर हुआ? जी सर। रोटेट जब अपने एक्सिस पर घूम रही है, खड़े होना और पहले खुद घूमने लग जाना, अपने जहां पर हम खड़े हैं वहीं पर ही। सिंपल ज्योग्राफी को समझने का तरीका, जब हम वहां पर खड़े होकर खुद घूमने लगे दैट इज रोटेशन। लेकिन जब हम खुद भी घूम रहे हैं लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड भी घूम रहे हैं दैट इज रिवॉल्वेशन। अब इनसे होता क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब अर्थ अपने अराउंड पे रोटेट कर रही है तो सबसे पहले डे नाइट चेंज हो रहे हैं। मतलब जैसे अर्थ मान लो अगर यहां पर है, ये सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ, ये रोटेट कर रही है। तो अगर हम इसको इस तरह से, ये कभी सीधा डिवाइडेड नहीं है क्योंकि वो 23rd का हाफ उसका टिल्ट है, 23.5 डिग्री वो गिरी हुई है अर्थ एक साइड को, तो उस टिल्ट की वजह से इस तरह से डिवाइड। तो जब अर्थ अपनी साइड पे रोटेट कर रही है तो पहला रोटेशन उसका ये होगा, तो सनलाइट इधर पड़ेगी तो यहां पर होगा डे और इधर होगी नाइट। फिर जब ये घूमकर इधर वाली साइड चल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम इसको समझे तो ये वाली साइड पे क्या होगा, वो आपका यहाँ वाली साइड पे नाइट हो जाएगी और यहाँ वाली साइड पे डे हो जाएगा। या इसको इधर वाली साइड बना देते हैं, ये अर्थ हो गई। तो जब यहाँ पर देखा हमने तो यहाँ पर ये हमारा डे है जब सनलाइट इधर, यहाँ पर ये डे और इधर वाली साइड पे ये नाइट। मतलब डे नाइट जो है वो रोटेशन की वजह से हो रहे हैं, जो अर्थ रोटेट कर रही है। अब यहाँ पर मैं आपसे आगे ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से मतलब अगर ये वेस्ट है और ये ईस्ट, तो अर्थ इस तरह से रोटेट करती है, यूं यहाँ से ये एरो बनाया ऐसा, फिर ऐसे एरो बनाया, फिर ऐसे एरो बनाया, ये ऐसे करके, इसको बोलते हैं वेस्ट टू ईस्ट, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये क्या करती है, डे नाइट कॉज करती है। और अगर डे नाइट की बात करें तो 24 घंटे एग्जैक्ट नहीं होते, वो 23 घंटे 56 मिनट होते हैं। हमने उसको अप्रॉक्सीमेट 24 लिया है। ये पता था सबको? जी सर। उसके बाद है रिवॉल्वेशन। जब देखो यहां पर ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा सन, ये हमारी अर्थ, पहले यहां घूम रही अपने एक्सिस पर तो घूम ही रही है, फिर ये यहां जिससे पहुंच गई घूमते घूमते, फिर यहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई। इसको बोलते हैं हम रिवोल्यूशन, कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, कि वो सन के अराउंड भी घूम रही है। इससे क्या क्या चेंजेस होंगे वो अब हम आगे पढ़ेंगे। अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, तो इसको जो है वो
एलिप्टिकल पाथ भी बोलते हैं, ये याद रखना। देखो ये एलिप्टिकल पाथ, ये सर्कुलर नहीं है, ये कुछ इस तरह से बनता है। और सन अगर यहाँ पर है और अर्थ यहाँ पर भी एक कंसेप्ट फॉर्मूला लगेगा, वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला सबको विजिबल है, ये वाला मैप। यस अब देखो यहाँ पर क्या, ये सन है, सन सबको पता है स्टेशन है, एक जगह पे स्थिर है, सिर्फ अर्थ घूमती है। पहले ये माना जाता था कि सन घूमता है, अर्थ सीधी है, लेकिन फिर काफ़ी स्टडी की गई तो उसके बाद पता चला कि जो सन स्थिर है, अर्थ घूमती है। तो एलिप्टिकल जो पाथ है, यानी कि आपका ये वाला जो पाथ है, ये सर्कुलर नहीं है। मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये वाला रीजन पास में हो और ये वाला रीजन दूर हो। तो जब अर्थ सन के पास होगी तो उसको बोलेंगे पेरीहिलियन। यहां भी पी से याद रखना, पास। पेरीहिलियन कब आएगा? जब अर्थ सन के पास है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहां पर अर्थ है, यह अर्थ घूम रही है, तो जब अर्थ यहां चली गई पास, जब अर्थ पास जाएगी तो उसको सन की रेज क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे। पेरीहिलियन मतलब पास, जब पास जा रही है, बिल्कुल और पास जा रही है सन के अर्थ। लेकिन जब वो घूमते घूमते दूर जा रही है तो उसको बोलेंगे एपीहिलियन। जब दूर जाएगी तो सन रेज ज्यादा पड़ेगी, तो वहां पर दिन होगा। जब पास होगी तो सन रेज, वो जैसे टॉर्च की लाइट होती है ना, जब हम उसको थोड़ी दूर को लगाते हैं तो वो ज्यादा उसकी वो बीम बनता है, ज्यादा बीम बनता है ना। ट्राई किया किसी ने? जी सर। और वैसे ही सन का भी सिस्टम वैसे है कि जब वो पास होगा तो वो बीम छोटा बनेगा। तो जब पास होगी अर्थ सन के तो पेरीहिलियन, जब दूर होगी तो एपीहिलियन। ये क्लियर? दो टर्म्स। शिवाती मैम, रुडाली मैम, यस सर। ये बेसिक है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ में भी जाएंगे इसमें, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी तभी होगी आगे। बस ये एक दो क्लासेस होंगी इसकी मुश्किल मुश्किल थोड़ी सी, उसके बाद फिर हम वो फैक्चुअल फैक्ट्स पे जाएंगे तो वो याद ही करने पड़ेंगे। अर्थ का रोटेशन रिवॉल्वेशन क्लियर, क्योंकि वो पूछता है। और ये पाथ याद रखना, एलिप्टिकल पाथ, नॉट सर्कुलर, सर्कुलर भी नहीं है, और इसको हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, पेरीहिलियन, एपीहिलियन, ठीक है। और सूर्य चारों गोलाकार कक्ष, अंडाकार कक्ष बनाती है। अंडाकार, ध्यान रखना, गोलाकार नहीं है, ये अंडाकार है। अब उसके बाद बात आती है लीप ईयर की। रुकना तो नहीं है आज यहाँ पे। सर लीप ईयर करा दो ना क्लियर। लीप ईयर जैसा अर्थ जो सन के अराउंड घूमती है, ठीक है, तो ये 365 डेज लेती है और 25 कुछ छूट जाते हैं, ठीक है। 36.25 डेज लेती है अर्थ। तो ये 2.5 को काउंट नहीं कर पाते, तो ये 2.5 को हम साइड रखते रहते हैं। और जब ये 4 हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं, 100 यानी कि यहाँ पर 100 हुए तो मतलब 00 आ गई, तो मतलब यहाँ पर हो गए 366, मतलब एक दिन बढ़ा देते हैं हर चौथे साल। देखो 365.25, अभी एक 2.5 और ऐड हो गया अगले साल, एक 2.5 और ऐड हो गया, एक 2. और ऐड हो गया। जब ये 4 हो गए तो 25 को 4 से करेंगे तो 100 हो गए, तो यहाँ 00 होगी। फिर ये 165 में एक ऐड कर देते हैं ऊपर, तो ये हो गया 66, तो ये हो गया 366, 3.6600। और हमें पता है कि पॉइंट के बाद वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको बोलते हैं लीप ईयर। अभी इक्विनॉक्सिस करने हैं और सोलेस्टाइल करना है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसको। और इसको हम थोड़ी सी ये कर लेते हैं मैम, उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे आगे चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कल करेंगे। इक्विनॉक्सिस, देखो जब अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, ठीक है, तो साल में कंडीशंस आती है, जैसे जब हम बोलते हैं ना कि दिन रात बराबर हो गए या बड़ा दिन छोटा दिन, तो वो कंसेप्ट है ये। इक्विनॉक्स मतलब जब दिन रात बराबर होंगे,
तो ये 2 दिन है जब दिन रात बराबर होंगे, एक 20 मार्च, ये 20 और ठीक है, और स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं, और 22 सितंबर आपका ऑटमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सोलिस्टाइल की अगर हम बात करें तो विंटर सोलिस्टाइल और समर सोलिस्टाइल। समर यानी कि बड़ा दिन, और विंटर यानी बड़ी रात। 22 दिसंबर आने भी वाला है अभी, तो वो बड़ी रात होने वाली है, सबको याद आ जाएगा 22 दिसंबर को कि आज बड़ी रात है। क्लियर यहाँ तक सभी को? और ये यस सर। हैपन इन ट्वाइस, 2 बार होता है। हाँ जी बोलो। कोई डाउट? नो सर। तो क्लास एंड करते हैं। कल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को पढ़ेंगे, और थोड़ा सा पढ़ कर आना इसको। मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप थोड़ा सा ट्राई करना कि इसमें से पढ़ें। आपको बुक भी नहीं पढ़नी है अब आप सिर्फ ये पीडीएफ ही पढ़ना। मैंने इस पर हर उसमें कोशिश की है, देखो सारे के सारे क्लियर करने के। आपको डिस्टेंस भी इनके बीच में क्लियर करेंगे कि कैसे डिस्टेंस होता है। ये मेरिडियन आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अक्षांतर और देशांतर रेखाएं जिनको हम कहते हैं। लैटिट्यूड्स को पूरा कवर करेंगे, कौन सा बड़ा है, प्लस मैप सेक्शन में भी इसको देखो इस तरह से आपको पूरी की पूरी पीडीएफ कलरफुल पीडीएफ होंगी। तो अब अगर चाहें तो आप इनका प्रिंट कलरफुल भी करा सकते हैं। सारी की सारी कवर करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन। और जो काम मैं आपको दे रहा हूँ, आपने क्या करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर, मुझे ये कंट्रीज के नाम याद चाहिए कल, कौन सी कहाँ से पास हो रही है। हो जाएंगे? सबको आने चाहिए, सारे याद यस करने सर। हैं, ठीक है। और जिसने ये जोर से यस सर बोला ना, उससे सबसे पहले पूछा जाएगा। आरटी ओके क्वेश्चन। सर। तो ये तो ये करके आए, फिर उसके बाद हम अर्थ का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि कौन सा क्लाइमेट के टाइप में, कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद कौन सा होगा, क्या होगा। फिर नॉर्थ टेम्परेट रीजन, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से मेंस के क्वेश्चंस दूंगा, ये इनके फीचर्स के बारे में। आरटी क्वेश्चन है, उसके फीचर्स के बारे में। इक्वेटर के फीचर्स लिखो, तो कुछ इस तरह से भी हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ से। लॉन्गिट्यूड्स को पूरा कवर करेंगे, नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद फिर हम ये आपका जो है लॉन्गिट्यूड्स में टाइम वाला ग्रीनविच टाइम, जिसको हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जो ग्रीनविच से पास होती है, इसको कवर करेंगे। और प्लस उसके बाद स्टैंडर्ड डे टाइम, टाइम जोन करेंगे। टाइम जोन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है पेपर में। इंडिया का टाइम जोन भी पढ़ेंगे, मैप में क्लियर किया है, देखो सेंट्रल इंडिया में कैसा टाइम हो रहा है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 जा रहा है, पूरा कवर अप करेंगे इसको अच्छे से। इंटरनेशनल डेट लाइन हमारा टारगेट होगा, इसको भी हम जानेंगे। और क्वेश्चंस साथ में इंक्लूडेड है प्री वाई क्यूज के, वो भी साथ में कवर होंगे, 3-4 क्वेश्चंस। उसका अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ का स्ट्रक्चर करेंगे, इनडायरेक्ट सोर्सेज को भी पढ़ेंगे, इंटीरियर स्ट्रक्चर के लेयर्स को भी डिस्कस करेंगे पूरा, कौन सी लेयर कब है, कहाँ पर है, आउटर कोर, इनर कोर, सब कुछ कवर करेंगे, कौन सी बाउंड्री है, ये सारा। और ट्रिक्स भी इनको करेंगे, सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी वगैरह ये सब पढ़ेंगे, क्योंकि ये काम आएंगी जब हम अर्थक्वेक वगैरह को पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सो थैंक यू। और ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्थ का एलिमेंट, ये मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन। ये पूछता है पेपर में, काफ़ी बार आता है मैम, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी में। पता नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। पढ़कर आए कल। थैंक यू। किसी का कोई डाउट? थैंक यू।